नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, हमने हमारे पिछले लेक्चर में बात की थी उपग्रह के बारे में। हमने जाना था कि उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं। विशेष तौर पर हमने हमारे पिछले लेक्चर में कृत्रिम उपग्रह के बारे में बात की थी, जिसके अंतर्गत पोलर सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा की थी और देखा था कि इनका क्या महत्व है, इन्हें किस प्रकार से स्थापित किया जाता है, PSLV क्या है और GSLV की बात की थी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे विश्व का पहला कोई उपग्रह जो अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था उसका नाम था स्पुतनिक प्रथम। जो स्पुतनिक प्रथम था ये 1957 में USSR, ध्यान रखना है, USSR के द्वारा स्थापित किया गया था। यदि हम भारत की बात करें तो भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया था। इस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। याद रखना है, भारत ने अपना पहला उपग्रह जो अंतरिक्ष में स्थापित किया था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो 1975 में स्थापित किया गया था। और भारत का दूसरा उपग्रह 1980 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम था रोहिणी। दोस्तों, इसके बाद से भारत ने एक के बाद एक अंतरिक्ष में कई सारे उपग्रह स्थापित किए, जिसमें IRS उपग्रह भी थे और इनसेट सीरीज के उपग्रह भी थे। और भारत आज विश्व में एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिसने एक ही अभियान में 105 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम पृथ्वीवासी भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा का जो अध्ययन है उसको हम कहते हैं सेलेनोलॉजी। याद रखना है, सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। लेकिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि इसके अंतर्गत चंद्रमा की जो ऊपरी सतह होती है उसी का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा के ज्वार भाटा वाले पार्ट का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता। सेलेनोलॉजी में चंद्रमा के केवल ऊपरी सतह का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो चंद्रमा की ऊपरी सतह है उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं। जो ऊपरी सतह वो ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। क्यों प्लेन नहीं है? क्योंकि जब चंद्रमा बन रहा था तो इस पर बहुत सारे उल्कापिंड गिरे थे। जब उल्कापिंड गिरे थे तो इस पर बहुत सारे गड्ढे हो गए, तो इसके कारण इसकी सतह जो है वो ऊबड़ खाबड़ हो गई है, गड्ढे वाली सतह है। तो इस सतह का अध्ययन किया जाता है तो उसको कहते हैं सेलेनोलॉजी। दोस्तों, चंद्रमा के निर्माण को लेकर कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात कही है। इसमें हम बात करेंगे FB टेलर के बारे में। जो FB टेलर हैं, इन्होंने चंद्रमा के निर्माण को लेकर कहा था कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से हुआ है। टेलर साहब कहते हैं कि जब पृथ्वी बनी थी तो धीरे धीरे ठंडी हुई। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, आंतरिक रूप से ये गर्म थी, लेकिन बाहरी इसकी जो परत है वहाँ पर ये जल्दी ठंडी हो गई थी। तापमान की इस विशाल भिन्नता के कारण कि अंदर तापमान ज़्यादा रहा, जैसा कि आप ज्वालामुखी विस्फोट में देखते हैं कि अंदर पृथ्वी के लावा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो धरती के भीतर का तापमान ज़्यादा और धरती की सतह का तापमान बहुत कम। ऐसे में इस तापमान की भिन्नता के कारण जो ऊपरी परत थी उसमें बहुत भयंकर विस्फोट हो गया था और इस विस्फोट के कारण पृथ्वी से एक बहुत बड़ा द्रव्यमान अलग होकर दूर चला गया। चूँकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही था, इसलिए ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये बन गया हमारा चंद्रमा। किसके अकॉर्डिंग? FB टेलर के अकॉर्डिंग। अब जहाँ से ये द्रव्यमान निकला था उसका क्या हुआ, तो वहाँ पर हो गया बड़ा सा गड्ढा, और ये बड़ा सा गड्ढे में जब बाद में पानी भरा गया तो ये आज प्रशांत महासागर के रूप में स्थापित है। मतलब धरती पे जो प्रशांत महासागर है, FB टेलर के अनुसार वहीं से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था। लेकिन दोस्तों, कई सारे विद्वानों ने जब सिद्धांत दूसरे प्रस्तुत किए तो उन सिद्धांतों के कारण कहीं ना कहीं ये सिद्धांत पूरी तरीके से फेल नज़र आया। कैसे? अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि जो चंद्रमा है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी के साथ ही हुई थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था सुपरनोवा के कारण, किसी तारे से बहुत बड़ा द्रव्यमान निकला था, विभिन्न ग्रह बने थे और उन्हीं ग्रहों में पृथ्वी भी बनी थी। और हमने उपग्रह में जाना था कि ग्रह निर्माण प्रक्रिया में जो अवशेष बच गए थे उसी से उपग्रह बने थे। इसका मतलब पृथ्वी के बनने के साथ साथ ही उपग्रहों का निर्माण भी हो गया था। तो कहीं ना कहीं FB टेलर की बात सही नहीं प्रतीत होती। इसके अलावा इसके कई सारे साक्ष्य हैं। इसके कई सारे साक्ष्य क्या हैं कि हमने चंद्रयान-1 जैसे कई सारे अभियान किए वैश्विक स्तर पर। जैसे भारत ने चंद्रयान-1 किया था, अमेरिका ने कई सारे अभियान किए हैं, रूस ने अभियान किए हैं। तो इन अभियानों के माध्यम से चंद्रमा की सतह से कुछ मिट्टी उठा के लाई गई थी। जो मिट्टी चट्टान के टुकड़े चंद्रमा से लाए थे उनका हमने अध्ययन किया, उनका काल निर्धारण किया, पता किया कि वो कितने पुराने हैं। और इधर धरती का भी हमने चट्टानों का अध्ययन किया। दोनों का जब हमने पता लगाया तो हमको पता चला कि चंद्रमा की चट्टानें बहुत पुरानी हैं, पृथ्वी से कई साल पुरानी है चंद्रमा की चट्टानें, और पृथ्वी की चट्टानें नई हैं। इसका मतलब साफ है कि चंद्रमा जो है वो पहले बन चुका था और पृथ्वी बाद में बनी है। एक और साक्ष्य मिलता है कि इन चट्टानों के अध्ययन में पाया कि चंद्रमा की चट्टानों का घनत्व अलग है
पृथ्वी की चट्टानों का घनत्व अलग है। जब दोनों की चट्टानों का घनत्व अलग है, इसका मतलब कैसे चंद्रमा पृथ्वी से निकला होगा? यदि चंद्रमा पृथ्वी से निकला है तो उसकी चट्टानों का घनत्व या डेंसिटी भी तो पृथ्वी की चट्टानों के समान होना चाहिए था। तो इस आधार पर हम स्पष्टता कह सकते हैं कि एफ.बी. टेलर साहब ने जो कहा है वो सही नहीं था। इनका सिद्धांत जो था वो फेल हो गया और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रमा का निर्माण भी पृथ्वी के भांति ही हुआ है, पृथ्वी के साथ ही हुआ है। अब चंद्रमा जब साथ ही हुआ है तो फिर एक बात और सोचने वाली है कि चंद्रमा की चट्टान पुरानी क्यों या उसका घनत्व अलग क्यों? इसका कारण है दोस्तों कि चंद्रमा छोटा है, पृथ्वी उससे कई गुना बड़ी है। यदि चंद्रमा छोटा है तो जल्दी ठंडा हो गया, पूरा ठंडा हो गया है वो, लेकिन पृथ्वी अभी भी ठंडे होने की अवस्था में है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो रही है। इसके आंतरिक भाग में अभी भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। इसका मतलब पृथ्वी अभी तक पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो पाई है, लेकिन चंद्रमा पूरी तरीके से ठंडा हो गया। अब चंद्रमा पहले ठंडा हो गया तो उसकी चट्टानें पुरानी हो गई। पृथ्वी अभी ठंडी हो रही है तो पृथ्वी की चट्टानें उसकी अपेक्षा क्या है? नई है। तो इस प्रकार से चंद्रमा जो है वो बना है। दोस्तों चंद्रमा जो है उस पर गड्ढे कैसे बने वो तो आपको पता चल गया, लेकिन चंद्रमा अपने एक्सिस पे 5 डिग्री झुका हुआ। याद रखना, चंद्रमा अपने एक्सिस पे कितना डिग्री झुका हुआ है? 5 डिग्री झुका हुआ। ऐसा क्यों? जब चंद्रमा पे कई समय तक लगातार उल्कापिंडों का गिराव हुआ है, उसके कारण चंद्रमा अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर थोड़ा सा झुक गया। कितना झुक गया? 5 डिग्री झुक गया है। चंद्रमा जो है वो छोटा है, ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया, इसीलिए यह एकल संरचना में मौजूद है। मतलब क्या कि चंद्रमा पे पृथ्वी के भांति क्रस्ट, मेंटल या क्रोड ये अवस्थाएं नहीं मिलती। पृथ्वी की यदि आप आंतरिक स्थिति की बात करेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को हमने 3 परतों में विभाजित किया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। लेकिन चंद्रमा पे ऐसी परतें नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्रमा जो है वो एकीकृत है, एक बार में पूरा ठंडा हो चुका है। छोटा है तो पूरे तरीके से ठंडा हो चुका है, पृथ्वी अभी ठंडी नहीं हुई है। जब चंद्रमा एकीकृत है तो चंद्रमा पे भूकंप, ज्वालामुखी, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं होती। चंद्रमा पर प्लेट विवर्तने की जैसी कोई घटना नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एकीकृत संरचना है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई तापमान की भिन्नता नहीं है। दोस्तों अगले तथ्य की यदि बात करें तो चंद्रमा पे हमको एल्प्स, उसके बाद कार्पेंथियन, इसके बाद एपिनाइन, इस प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। एक पर्वत है लीबनिट्ज़, ये जो पर्वत श्रेणी है ये हमको चंद्रमा पे मिली है। अब ये पर्वत किस प्रकार बने? तो ध्यान रखना है कि चंद्रमा की सतह पर जो गड्ढे हैं उन गड्ढों के जो किनारे हैं वो उठे हुए हैं, और वो गड्ढे के जो किनारे उठे हुए हैं वही चंद्रमा के पर्वत हैं, और हमने उनके नाम रख दिए हैं एल्प्स, कार्पेंथियन या एपिनाइन या लिबनिट्ज़। जो लिबनिट्ज़ है ये चंद्रमा की सतह पे सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 35,000 फीट है। कितनी है? 35,000 फीट ऊंचा है लिबनिट्ज़ पर्वत, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। तो ये चंद्रमा के पर्वत हैं, और चंद्रमा के पर्वत पृथ्वी के पर्वतों के भांति नहीं बने हैं। ये पर्वत वास्तव में क्या है? गड्ढों के किनारे हैं। जब उल्कापिंड गिरा तो गड्ढा हुआ, गड्ढे के जो किनारे हैं उन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी इकट्ठी हो गई, और वही यहाँ पे पर्वत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों इन गड्ढों का भी बहुत महत्व है, या इनमें भी कई तथ्य छुपे हुए हैं। ये जो गड्ढे हैं ये एक प्रकार से पर्वत का काम भी करते हैं, लेकिन अक्सर आपने कहानियों में सुना होगा, शास्त्रों में, कथाओं में सुना होगा कि चंद्रमा पे धब्बे हैं। हमने केवल ये कह के उसको टाल दिया कि वो कहीं ना कहीं श्रापित है। ठीक है, धार्मिक मान्यता की बात अलग है, परंतु यदि हम तथ्य की बात करें तो चंद्रमा पे जो धब्बे हैं वो उसके गड्ढे हैं। हम किसी भी चीज़ को कब देख पाते हैं? किसी भी चीज़ को हम तब देख पाते हैं जब उससे टकरा के या प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में आता है। तो आप मुझे देख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश परावर्तित होकर आपकी आंखों पे आया तो आपने देख पाया। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि जो गड्ढे हैं वहाँ पे सूर्य का प्रकाश जा नहीं पाता। जब गड्ढों में सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं जा पाएगा तो क्या वहाँ से परावर्तित होकर आ पाएगा? जब परावर्तित होकर प्रकाश नहीं आएगा तो क्या हमको गड्ढे के किनारे दिखेंगे? ये तो ब्लैक रहेगा, क्योंकि वो दिख नहीं रहा अंदर क्या है। इसका मतलब काले धब्बे, मतलब गड्ढे जो हैं चंद्रमा पे वही काले धब्बे हैं, और वही हमको चंद्रमा पे दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, और प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता तो हम उसे देख नहीं पाते। और जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है वो भाग
भाग चंद्रमा का हमको दिखता है, जहाँ से नहीं होता वो हमको नहीं दिखता। तो गड्ढों से नहीं होता इसलिए गड्ढे दिखाई नहीं देते, इसलिए ये हमको काले धब्बे के समान दिखते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि चंद्रमा पे काले धब्बे क्या हैं, तो चंद्रमा पे काले धब्बे कुछ गड्ढे हैं जो उसकी सतह पर उल्का पिंडों के गिरने के कारण बन गए थे। आगे बात करते हैं कि दोस्तों चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में कितने देर से आता है। तो 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है। एक बात ध्यान रखना है, मैंने अपने पिछले लेक्चर में इसके बारे में बात की थी जब हमने सूर्य के बारे में पढ़ा था कि प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल देता है। तो चंद्रमा की हमारी जो दूरी है उसके हिसाब से चंद्रमा का प्रकाश हमारे कितनी देर में आ जाता है, 1.3 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश हम तक पहुंच जाता है। इसके बाद यदि हम दोस्तों चंद्रमा के एक और तथ्य की बात करें तो एक और ध्यान रखना है कि जो चंद्रमा है उस पे उसकी जो दूरी है पृथ्वी से वो अधिकतम दूरी है 4,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी है 4,06,000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि 4,06,000 किलोमीटर अधिकतम दूरी है और न्यूनतम दूरी है 3,64,000 किलोमीटर। जब न्यूनतम दूरी की स्थिति में होती है तो चंद्रमा और पृथ्वी पास पास में है। जब अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो चंद्रमा और पृथ्वी बहुत दूर दूर हैं। तो जब चंद्रमा और पृथ्वी अधिकतम दूरी पे होंगे, जब इनकी दूरी ज़्यादा होगी, दूर दूर होंगे, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं एपोजी। एपोजी बोल सकते हैं, पराकाष्ठा बोल सकते हैं, उच्च भूमि या अपभू, ये सभी एक ही तथ्य के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। तो याद रखें, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी होगी तो उसको हम कहेंगे एपोजी, और जब न्यूनतम दूरी होगी तो उसको बोलेंगे पेरिजी, उपभू या निम्न भूमि। एमपीपीएससी के परीक्षा में 3 नंबर का प्रश्न आता है लिखने के लिए, तो आपको सीधा लिख देना है एपोजी क्या है और पेरिजी क्या है, चित्र बनाते हुए आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो एक तरफ हमने बात की न्यूनतम दूरी और एक तरफ हमने बात की अधिकतम दूरी। चंद्रमा और पृथ्वी की एक माध्य दूरी भी है। यदि माध्य दूरी की बात करेंगे तो माध्य दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, याद रखना है। और अधिकतर परीक्षा में यदि दूरी को लेकर कोई शब्द आता है तो वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कितनी दूरी है, तो आपको याद रखना 3,84,365 किलोमीटर। और इस दूरी से जब चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उसको लगता है 1.3 सेकंड का समय। चंद्रमा के यदि हम द्रव्यमान की बात करें, डेंसिटी की बात करें और गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो तीनों में ही पृथ्वी से कम है। यदि बात करें द्रव्यमान की तो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा 1/81। घनत्व की बात करें तो पृथ्वी की अपेक्षा है 61%। और यदि गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी का 1/6 गुरुत्वाकर्षण है कहाँ, चंद्रमा पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति जो पृथ्वी पे 66 kg का है उसको हम चंद्रमा पे भेज दें तो उसका वजन वहाँ कितना होगा, इसको डिवाइड कर दो 6 से, कितना हो गया 11 kg का। मतलब कोई व्यक्ति यदि पृथ्वी पर 66 किलो का है तो वो चंद्रमा पे जाके 11 किलो का ही रह जाता है। चंद्रमा की यदि व्यास की बात करते हैं, अगर ये चंद्रमा है इसके व्यास की बात करें तो ये है 3,476 किलोमीटर, ये चंद्रमा का व्यास है। और दोस्तों चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति दोनों एक समान है। इसको लेकर हम हमारे अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इसका तथ्य देखते हैं कि क्या है कि चंद्रमा जो है उसकी घूर्णन और परिक्रमण गति, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमना और अपने एक्सिस पे घूमना, ये दोनों लगभग एक समान है। इसलिए हमको चंद्रमा का 43% भाग कभी दिखाई नहीं देता। हम जब भी चंद्रमा का पूरा भाग देखते हैं तो हमको कितना दिखता है, केवल 57% भाग ही दिखाई पड़ता है। एक और तथ्य है दोस्तों कि यदि चंद्रमा से किसी भी चीज़ को फेंकना हो धरती पे तो उसको किस गति से फेंके कि उसके गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर आ जाए। तो ध्यान रखना है 1.48 मील प्रति सेकंड की गति से यदि किसी चीज़ को चंद्रमा से फेंका जाए तो वो उसके गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर चला जाएगा। इसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। चंद्रमा का पलायन वेग क्या है, 1.48 मील प्रति सेकंड। यदि यही तथ्य हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में यदि 11.2 मील प्रति सेकंड की गति से किसी चीज़ को फेंका जाए तो वो चीज़ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके बाहर चली जाएगी। तो ये चंद्रमा का ये फैक्ट ध्यान रखना है आपको। इसमें से कोई भी फैक्ट डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो
MPPSC जैसी परीक्षा में 3 नंबर का मार्क्स का भी आ सकता है, तो उसको भी आप याद रखें, आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा, चित्र बना के लिखेंगे, नंबर अच्छे मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ शब्दों को लेकर जो आपने अक्सर सुने हैं, जैसे ब्लू मून, रेड मून और सुपर मून। ये क्या होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं सुपर मून की। सुपर मून क्या है? दोस्तों जब चंद्रमा और पृथ्वी बहुत पास की अवस्था में होते हैं, मतलब पेरिजी की अवस्था में होते हैं, तो चंद्रमा हमें रोजाना की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखता है और ज़्यादा चमकीला भी दिखता है। जब चंद्रमा ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा चमकीला दिखेगा तो हम उसको बोलते हैं सुपर मून। तो याद रखें, सुपर मून क्या है? चंद्रमा और पृथ्वी की नज़दीक की अवस्था है, पेरिजी की अवस्था है, जिसमें चंद्रमा हमें रोज की अपेक्षा ज़्यादा चमकीला और ज़्यादा बड़ा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको सुपर मून कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लू मून की। ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून पूर्णिमा की परिस्थिति है। जब एक माह में, ध्यान रखना है, जब एक माह में एक चंद्रमास में 2 पूर्णिमा हो जाए। कितनी हो जाए? 2 पूर्णिमा हो जाए। एक पूर्णिमा हुई, अमावस्या हुई, दूसरी पूर्णिमा हो गई, ये 2 पूर्णिमा एक चंद्रमास में आ जाए। कितने दिन का अंतर होना चाहिए? 31 दिन से कम का अंतर हो। याद रखना, 31 दिन से जब कम का अंतर होगा, एक माह में 2 पूर्णिमा हो जाएंगी। जो दूसरी पूर्णिमा का चांद होगा उसको बोलेंगे ब्लू मून। ब्लू मून क्यों कहते हैं? ब्लू मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन चंद्रमा का जो रंग है वो ब्लू टाइप दिखता है। चित्र में आप देख सकते हैं, तीनों का चित्र जो है वो आपको मैंने शो कर दिया है। आप चित्र में देख सकते हैं कि ब्लू मून किस प्रकार से दिखता है। बेसिकली चित्र में पूरे चंद्रमा को नीला दिखाया है, लेकिन मूल रूप से जब ब्लू मून होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर नीले कलर का प्रकाश दिखता है। और जाहिर सी बात है कि जो नीले कलर का प्रकाश है वो प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण दिखता है। अब बात करते हैं कि ये कब हुआ था। तो 31 दिसंबर 2018 को लास्ट टाइम ये देखा गया था, और हर 3 साल में एक बार ये क्रिया होती है। कौन सी? ब्लू मून की जो क्रिया है वो 3 साल में एक बार होती है। कब होती है? जब 31 दिन से कम का अंतर होता है और एक माह में 2 पूर्णिमा होती है, तो दूसरे पूर्णिमा को चांद को ब्लू कलर का होता है, तो उसको ब्लू मून कहते हैं। अब देखते हैं रेड मून क्या है। सुपर मून मतलब नज़दीक की स्थिति, ब्लू मून का मतलब पूर्णिमा से संबंध है, और रेड मून का संबंध किससे होगा? इसका संबंध है चंद्र ग्रहण से। दोस्तों क्या है? रेड मून कब दिखेगा? कि जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाते हैं, तब रेड मून की परिस्थिति बनती है। होता यह है, चंद्र ग्रहण कब लगेगा कि मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी की छाया किस पर पड़ रही है? चंद्रमा पे पड़ रही है। क्या सूर्य का प्रकाश सीधा पहुंच पाएगा चंद्रमा पे? नहीं पहुंच पाएगा। तो हम पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा को नहीं देख पाते। तो क्या हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पहुंच रहा है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही है, तो चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण हो गया। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवस्था में भी थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस वायुमंडल से होकर निकल जाता है चंद्रमा पे। अब पृथ्वी के वायुमंडल में धूल के कण हैं, उन धूल के कणों से जो सूर्य का प्रकाश है वो प्रकीर्णित हो जाता है, और जब वो लाइट चंद्रमा पे पहुंचती है तो चंद्रमा लाल कलर का दिखाई पड़ने लगता है। जैसे कि सुबह और शाम को आसमान लाल कलर का दिखता है, उसी प्रकार चंद्रमा भी लाल कलर का दिखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेड मून। तो दोस्तों क्लियर हो गया रेड मून क्या है, सुपर मून क्या है और ब्लू मून क्या होता है। अब बात करते हैं चंद्रमा को लेकर कि जो चंद्रमा है उस पर पहली बार कोई व्यक्ति कब गया था। तो याद रखना है कि हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 पे डिस्कस करेंगे, तब हम बात करेंगे कि कौन कौन अंतरिक्ष यात्री कब कब गया था अंतरिक्ष में। लेकिन फिलहाल एक फैक्ट याद रखें कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था। अपोलो यान जो था 11 वो किया गया था नासा के द्वारा, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन 2 लोगों को चंद्रमा पे उतरना था। पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा था, और दूसरे व्यक्ति थे एडविन एल्ड्रिन, दोनों ही अमेरिका के थे जिन्होंने चंद्रमा पे कदम रखा था। अब जहाँ पे इन्होंने पहला कदम रखा था उसको हम कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। याद रखना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या होता है? चंद्रमा पे वो स्थान जहाँ पर मानव ने पहली बार कदम रखा था। दोस्तों एक और फैक्ट याद रखें, शांति सागर क्या है? शांति सागर चंद्रमा पे एक धूल का मैदान है। ये जनरली चंद्रमा की डार्क साइड में है, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखना है कि चंद्रमा पे शांति सागर क्या है, तो शांति सागर चंद्रमा पे एक धूल का मैदान है। तो दोस्तों हमने चंद्रमा के इन विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किया।
इसके बाहर आपका चंद्रमा को लेकर विशेष रूप से कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। और इसके बाद यदि चंद्रमा से कोई चीज़ बचती है तो वो है चंद्रमा पर किए जाने वाले अभियान, जिसको हम अलग से एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये था हमारे उपग्रह का, हमारी जो उपग्रह के लेक्चर हैं उसका पार्ट 2। अब पार्ट 3 में हम बात करेंगे घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में। आज के लेक्चर में मैंने चंद्रमा के विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की है, बहुत सारे फैक्ट पे चर्चा की है, लेकिन मैंने घूर्णन और परिक्रमण गति पे कोई चर्चा नहीं की है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अगला लेक्चर है पार्ट 3, वो पार्ट 3 जो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्रमा की घूर्णन, परिक्रमण गति, और साथ ही साथ हम बात करेंगे चंद्रमा की कलाओं के बारे में। और चंद्रमा के अभियानों को लेकर हमारा एक अलग सा लेक्चर आएगा जिसमें हम विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छे से समझ में आए, संतुष्ट हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।